मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे में जनहित में आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। दिल्ली में आज से रेखा राज की हो गई है शुरुआत। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। 6 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। किसको कौन सा विभाग मिला है, जनहित में डिटेल में विस्तार में आपको बताने वाले हैं। दिल्ली में अब पार हो चुकी है बीजेपी की सियासी नैया, तो साफ सफाई का इंतजार कर रही हैं यमुना मैया। सरकार ने कामकाज संभालते ही मिशन यमुना की शुरुआत कर दी है। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में पूरी कैबिनेट ने यमुना आरती में हिस्सा लिया है। सरकार का यमुना प्लान भी डिकोड करेंगे। विरासत की जैकेट और सियासत की साड़ी। शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता के परिधान की पहेली क्या है? पॉलिटिकल कॉरिडोर में लगातार ये सवाल घूम रहा है। बताएंगे जैकेट और साड़ी का रहस्य, जिसकी हरियाणा और बिहार तक चर्चा हो रही है। वहीं सीएम पद के दावेदार रहे प्रवेश वर्मा को मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा है। अब तक चुनावी दंगल में अजेय रहे प्रवेश वर्मा सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में कैसे रहे नाकाम, और क्या अब भी मन में कोई टीस है, वीडियो के जरिए आपको बताने वाले हैं। उधर दिल्ली का सियासी मेला शपथ के साथ ही खत्म हो गया। अब बिहार में शुरू होना है सियासी खेला। एनडीए की बैठक में आज एकजुटता का जो संदेश दिया गया है, उसने विरोधियों की बेचैनी बढ़ा दी है। लेकिन कई बड़े चेहरों की गैर मौजूदगी आज खासी चर्चा में रही है। पूरी खबर भी रखेंगे आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचाते हैं आप तक। दिल्ली में नई सरकार ने शपथ ले ली है। राजधानी में रेखा राज की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सीएम रेखा गुप्ता के साथ 6 और मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल में जाति, क्षेत्र और अनुभव का खासा ख्याल रखा गया है। विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। रेखा गुप्ता को सामान्य प्रशासन, वित्त, राजस्व, महिला कल्याण मंत्रालय जो उन्होंने अपने पास रखे हैं। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, संसदीय कार्य, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण जैसे विभाग सौंपे गए हैं। आशीष सूद के पास गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा बहुत अहम मंत्रालय है राजधानी दिल्ली के लिहाज से। उधर मनजिंदर सिंह सिरसा के पास उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन और पर्यावरण जैसे मंत्रालय उनके जिम्मे आए हैं। यहां पर मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि राजौरी गार्डन से विधायक बने, मंत्री बने हैं, उनके उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन और पर्यावरण जैसे मंत्रालय उनको सौंपे गए हैं। जबकि रविंद्र इंद्राज के पास सामाजिक कल्याण, सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और कपिल मिश्रा को कानून, रोजगार, पर्यटन, संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। पंकज सिंह को स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, आईटी मंत्रालय का जिम्मा मिला है। अब इन मंत्रियों के सामने दिल्ली को चमकाने की चुनौती है। वहीं दिल्ली में मंत्रियों ने शपथ ली, विभागों का बंटवारा हो गया और उन्हीं के कंधों पर मोदी के सपनों को साकार करने का अब जिम्मा है, जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की राजधानी दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना देखा है। इन्हीं 7 चेहरों को अब उसे पूरा करना होगा। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के ये दिल्ली की नई सरकार की तस्वीर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली की नई सरकार के साथ पीएम मोदी का फोटोशूट हुआ। इस टीम रेखा पर ही पीएम मोदी के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी है। शपथ लेते ही मैडम सीएम सीधे दिल्ली सचिवालय पहुंची। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नए मंत्री और दिल्ली बीजेपी के सांसद भी मौजूद रहे। दिल्ली सचिवालय पहुंचकर रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इसके बाद उनके मंत्रिमंडल के साथ ही सांसद और संगठन के अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। फिर नई कैबिनेट कैमरे के सामने आई। ग्रुप फोटो के जरिए एकजुटता का संदेश दिया गया। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार
काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। अब दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार दस्तक दे चुकी है। कामों को रफ्तार देने की शुरुआत कर दी गई है। काम के साथ साथ कैबिनेट के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को भी साधने की कोशिश हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं और देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। रेखा गुप्ता के फैसले से बीजेपी ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के वैश्य कार्ड बल्कि आतिशी के महिला कार्ड का भी काउंटर किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं। कई अनुभवी और बड़े नामों को दरकिनार कर रेखा सीएम की कुर्सी तक पहुंची हैं। रेखा गुप्ता आज जब शपथ लेने के लिए पहुंची तो उन्होंने भगवा रंग का जैकेट पहना हुआ था। अमूमन इस तरह की जैकेट स्वर्गीय सुषमा स्वराज पहना करती थीं। जैकेट की तरह रेखा गुप्ता की साड़ी भी चर्चा में रही। विरासत की जैकेट और सियासत की साड़ी की पूरी कहानी अब रखते हैं आपके सामने। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। भगवा तिलक, भगवा साड़ी और भगवा जैकेट। वैसे तो दिल्ली 8 फरवरी को ही भगवामय हो गई थी, लेकिन अब इस भगवा लहर की झंडा बरदार हैं दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही रेखा गुप्ता सबसे पहले दोनों हाथ जोड़े पीएम मोदी के पास पहुंची। उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि ये मौका उनकी जिंदगी के लिए कितना खास था। रेखा ने दोनों हाथ जोड़कर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे तो अगवानी के लिए अकेले रेखा गुप्ता मौजूद थीं। शीर्ष नेतृत्व से उनकी जुगलबंदी से साफ है कि संगठन में उनके काम की पहचान है। यही वजह है कि जब 26 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में लौटी तो कमान रेखा गुप्ता को सौंपी गई। उनसे पहले दिल्ली में बीजेपी की आखिरी मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थीं। रेखा गुप्ता ने भी शपथ के खास अवसर पर सुषमा स्वराज की यादें ताजा कर दी। रेखा गुप्ता ने आज साड़ी के ऊपर हाफ जैकेट पहनी हुई थी, जो सुषमा स्वराज का स्टाइल था। सुषमा स्वराज भी साड़ी के साथ जैकेट में नजर आती थी। सुषमा स्वराज के साथ रेखा गुप्ता की 26 साल पुरानी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तब सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम थी और रेखा गुप्ता महज एक कार्यकर्ता। 26 साल बाद बीजेपी की उसी कार्यकर्ता ने दिल्ली में सुषमा की विरासत की मशाल थामी है। रेखा गुप्ता को भले ही नया चेहरा माना जा रहा हो, लेकिन सियासी संदेश देने में वो पीछे नहीं है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जब रेखा गुप्ता एलजी हाउस पहुंची तो उन्होंने पीले रंग की खास साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर मधुबनी पेंटिंग उकेरी हुई थी। बिहार बीजेपी ने इन तस्वीरों को हाथों हाथ लिया। इस कदम को पूर्वांचल की संस्कृति और कला का सम्मान बताया। खास बात यह है कि इसी साल बिहार में चुनाव है और दिल्ली में भी पूर्वांचली वोटर 30% से ज्यादा है। बिहार ही नहीं, हरियाणा भी रेखा गुप्ता की ताजपोशी से गदगद है। सीएम नायब सैनी ने रेखा गुप्ता को हरियाणवी बहन बताया है। पर्यवेक्षक ओपी धनखड़ ने भी सीएम बनाने पर रेखा को शगुन के तौर पर 500 रुपए दिए। दरअसल रेखा गुप्ता हरियाणा की हैं। जिंद के नंदनगढ़ गांव में रेखा गुप्ता का जन्म हुआ था, जहां आज जश्न का माहौल है। रेखा के सीएम बनते ही नंदनगढ़ गांव में महिलाएं झूम उठी। पिता का ट्रांसफर होने के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली शिफ्ट हो गईं। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही वो एबीवीपी से जुड़ी। 1995 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय की महासचिव बनी। मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी एनएसयूआई से और रेखा गुप्ता एबीवीपी से सचिव पद जीती थी और दोनों ने मिलकर शपथ ली थी। वो वही तस्वीर है। एक साथ मिलकर काम किया। आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसके साथ थी, है और रहेगी। तो मैंने उनको शुभकामनाएं, बधाई तो दी है, लेकिन नसीहत भी दी है। और अगर कहीं लगेगा कि वो चूक रही हैं तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। छात्र राजनीति से शुरुआत कर रेखा गुप्ता पार्षद होते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। पीएम मोदी ने भी रेखा गुप्ता को जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता बताया है। यानी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश साफ है कि आम कार्यकर्ता भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है। दिल्ली में रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी अब हो चुका है। इन मंत्रियों के जरिए बीजेपी ने दिल्ली के साथ ही देश के उन राज्यों को भी साधने की कोशिश की है जहां पर इनका असर हो सकता है। सबसे पहले बात पूर्वांचल की कर लेते हैं।
आपको बताएंगे कि यूपी और बिहार को कैसे दिल्ली से साधा गया है, और उसको बताने के लिए इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। मैं कपिल मिश्रा, मैं डॉक्टर पंकज सिंह। कपिल मिश्रा और पंकज सिंह दोनों ही पूर्वांचली समुदाय से आते हैं। दिल्ली के इस चुनाव में पूर्वांचली वोटर ने ही गेम पलटा। आपके कोर वोटर माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करके केजरीवाल का खेल खराब कर दिया। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्राह्मण जाति के कपिल मिश्रा यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। राजपूत जाति के पंकज सिंह बिहार के बक्सर से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी ने इन दोनों को मंत्री बनाकर पूर्वांचली समाज को दिल्ली में रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया है, साथ ही भविष्य की सियासत को भी साधने की कोशिश की है। 48 साल के पंकज सिंह विकासपुरी से विधायक का चुनाव जीते हैं। बीजेपी से जुड़े रहे हैं और पेशे से दांत के डॉक्टर हैं। खास बात यह है कि पंकज सिंह बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जिस बक्सर के पंकज रहने वाले हैं, उस बक्सर में बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई थी। राजपूत जाति से आने वाले आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी को हराकर किला ध्वस्त कर दिया था। मानो पंकज सिंह को मंत्री बनाकर बीजेपी ने बक्सर के राजपूतों के साथ ही बिहार के राजपूतों को भी संदेश भेजा है। जहां तक बात कपिल मिश्रा की, कपिल मिश्रा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हो चुके हैं। राजनीतिक करियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी, लेकिन अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल के संपर्क में आए तो आम आदमी पार्टी से विधायक बन गए। केजरीवाल से मोह भंग हुआ तो बीजेपी में आए। दूसरी बार विधायक बने हैं तो सीधे मंत्री बनाकर बीजेपी ने सम्मान दिया है। ब्राह्मणों के साथ ही पूर्वांचली सम्मान का सेहरा बांध दिया है। कपिल मिश्रा का बीजेपी से पुराना नाता है। मां अन्नपूर्णा बीजेपी से पार्षद और मेयर रह चुकी हैं। कपिल मिश्रा के विरोधी उनके द्वारा दिए गए बीजेपी के खिलाफ पुराने बयानों को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। कपिल मिश्रा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने सिर्फ दिल्ली को ही संदेश नहीं दिया, यूपी के ब्राह्मण खासकर यूपी के पूर्वांचल को संदेश दिया है कि दिल्ली की सत्ता में उसकी भी हिस्सेदारी है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 26 सीट पूर्वांचल रीजन में आती है। 2014 में एनडीए को 23 सीट मिली थी, 2019 में 19 सीट और 2024 में घटकर 11 पर आ गई। ब्राह्मणों के प्रभाव वाली कई सीटें यूपी के पूर्वांचल रीजन में बीजेपी हार गई। इस साल बिहार में और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पूर्वांचली समीकरण के जरिए बीजेपी ने दिल्ली से चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश की है। रेखा राज के 6 मंत्रियों के चुनाव में दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब की सियासत का भी खास ख्याल रखा गया है। जहां 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कैसे दिल्ली के राम से पंजाब का सियासी काम निकालने की प्लानिंग बनी है, वो देखिए। मैं आशीष शीला मदन गोपाल सूद, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र इंद्राज सिंह, इन तीनों को दिल्ली के रेखा राज में अहम पद और भूमिकाएं सौंपी गई है। इन तीनों के चयन में जहां दिल्ली के क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, तो साथ ही 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी संदेश देने की कोशिश की गई है। आशीष सूद जनकपुरी से विधायक हैं। दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से विधायक हैं। दिल्ली के सिख समुदाय में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। रविंद्र इंद्राज सिंह बवाना सीट से विधायक हैं। पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं। यानी दिल्ली की कैबिनेट में आधा हिस्सा किसी न किसी स्तर पर पंजाब से जुड़े लोगों को दिया गया है। इससे सिख और पंजाबी बिरादरी को साधने का प्रयास माना जा रहा है। साथ ही जानकार मानते हैं कि इसके जरिए दिल्ली के पड़ोसी पंजाब में भी बड़ी सफलता के बीज बोने की कोशिश की गई है। याद कीजिए, दिल्ली की जो डेमोग्राफी रही है उसमें पंजाबियों की बड़ी हिस्सेदारी रही, और उससे भी महत्वपूर्ण जो हिस्सेदारी रही उसका ज्यादातर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। वो हिस्सा काफी समय से नाराज था, उसको एक संतुष्ट करना था। इसी का नतीजा है कि 3 मंत्री पंजाबी समुदाय से हैं।
जाहिर तौर पर इसका असर पंजाब की राजनीति में पड़ेगा, क्योंकि जब वहाँ पर चुनाव होगा, क्योंकि वहाँ अकाली दल से उसका रिश्ता खत्म हो गया अभी तो फिलहाल, तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि सिखों को वहाँ पर पंजाब में भी मैसेज दिया जाए। पंजाब में अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी अब अकेले ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में उसकी हालत कमजोर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे 3 सीटें और 5.1% वोट मिला था, जबकि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उसे 2 सीटें और 6.6% वोट मिले थे। हालांकि लोकसभा में 2019 के मुकाबले 2024 में उसके वोट दोगुने होकर 18% के पार पहुंच गए, फिर भी उसके हाथ एक सीट नहीं लगी। शायद यही वजह है कि दिल्ली के मंत्रिमंडल से संदेश पंजाब पहुंचाने की कोशिश की गई है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। दिल्ली में आज से रेखा सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। रेखा एंड टीम उत्साह से लबरेज है, लेकिन वायदों को पूरा करके दिल्ली वालों के दिल में उतरना इतना आसान भी नहीं रहने वाला। आज कैबिनेट की मीटिंग में 2 बड़े फैसले लिए गए, लेकिन चुनाव में जो वायदे किए गए हैं उन फैसलों को पूरा करने का दिल्ली वालों को इंतजार रहेगा। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता के लिए दिल्ली में चुनौतियों का अग्निपथ तैयार है। वो अग्निपथ जिस पर समस्याओं का अंबार लगा है, उन चुनौतियों से पार होकर ही रेखा गुप्ता दिल्ली के दिल में जगह बना पाएंगी। उनके सामने उन सभी वादों को पूरा करने का दबाव होगा जिन्हें संकल्प पत्र के जरिए दिल्ली के वोटरों तक पहुंचाकर बीजेपी दिल्ली की सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंची है। रेखा गुप्ता एंड टीम को वो करना होगा जो आप सरकार नहीं कर पाई। दिल्ली को वैसे ही संवारना होगा जिसके लिए वो दिल्ली में डबल इंजन सरकार की वकालत करती रही हैं। हालांकि आते ही रेखा गुप्ता ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने पूर्ववर्ती आप सरकार को चेतावनी दी। भ्रष्टाचार पर पाई का हिसाब देना होगा। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना। लेकिन सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में बीजेपी को जीत के आशीर्वाद में यमुना का मुद्दा भी अहम रहा। उसकी सफाई सीएम रेखा गुप्ता की सरकार के लिए बहुत बड़ा टास्क है। हालांकि शपथ के कुछ ही घंटों के बाद रेखा गुप्ता और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली के वासुदेव घाट पर यमुना की आरती करके इस अहम मुद्दे की तरफ भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। तो दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी की सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां फ्री के वो वादे भी हैं जिन्हें उसने दिल्ली की जनता से किए। उनके अलावा जो आम आदमी पार्टी सरकार से उसे विरासत से मिले, जिन्हें बंद नहीं करने का बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था। बीजेपी के अपने संकल्प पत्र में ही हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए, गर्भवती महिलाओं को पोषण किट और 21,000 रुपए, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2500 की पेंशन, 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 3000 रुपए की पेंशन, जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, गड्ढा मुक्त सड़क, जाम सीवर से मुक्ति, दिल्ली की सफाई और पानी की व्यवस्था, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज जैसे अहम वादे हैं। सभी गारंटियां पूरी करने का सफर आज प्रारंभ होता है। प्रधानमंत्री जी का एक विजन है इस शहर के लिए, वो विजन हम सब लोग मिलकर इम्प्लीमेंट करें। वादों की इस खाई को पाटने के लिए भारी भरकम फंड की जरूरत पड़ेगी और इसका इंतजाम भी आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की आर्थिक सेहत पहले से ही ठीक नहीं है। हालांकि दूसरे इंजन के तौर पर केंद्र सरकार इसमें मददगार हो सकता है। दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिससे निजात दिलाना आसान नहीं होगा। वजह दिल्ली, हरियाणा और आसपास से आने वाले पराली के धुएं को कैसे रोका जाएगा, गाड़ियों के बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली को कैसे बचाया जाएगा, ये भी रेखा राज के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौतियों की लंबी रेखा है, उससे पार पाना इतना आसान नहीं रहने वाला। सपने दिखाना बुरा नहीं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की कोशिश भी होनी चाहिए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चुनावी शिकस्त तो दे दी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के सिर पर अब जन अपेक्षाओं का पहाड़ खड़ा है। रेवड़ी के जवाब में बीजेपी ने भी मुफ्त के ढेरों वायदे किए हैं। बीजेपी को सरकारी खजाना भी देखना होगा और वायदों पर अमल भी करना होगा, क्योंकि जनादेश का यह भी ट्रेंड रहा है कि जनता बहुत ज्यादा प्रेम दिखाती है तो दिल टूटने पर अपना गुस्सा भी सामने रखती है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इसके बाद प्रवेश वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। प्रवेश वर्मा सीएम के प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे। दिल्ली में चुनाव से पहले ही जिस तरह का सियासी माहौल बना था, उसमें प्रवेश वर्मा को उनके समर्थक सीएम कैंडिडेट मानकर चल रहे थे।
लेकिन कल रात प्रवेश के सामने सियासत की कुर्सी की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई और आज दोनों की केमिस्ट्री देखकर कई सवाल भी चर्चा में हैं। शाम 4 बजे के आसपास की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रेखा गुप्ता दफ्तर पहुंची थी। साथ में सभी 6 मंत्री भी थे। बाकायदा कैमरे के सामने गुलदस्ते का लेन देन हुआ। लेकिन इसी फोटो सेशन के दौरान सब मंत्री सीएम के साथ खड़े थे। प्रवेश वर्मा पीछे से निकल गए। तभी ग्रुप फोटो की बात शुरू हुई। किसी ने आवाज दी, प्रवेश जी नहीं है। सभी सातों लोग प्रवेश जी चले गए। प्रवेश वर्मा रुक गए। मुख्यमंत्री ने बगल में खड़ा किया। पत्रकारों ने ग्रुप फोटो ली। ये दिल्ली की सियासी पिक्चर का महज एक सीन भर है। इससे पहले की एक और तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता मंच के पीछे बने पंडाल में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिल रही हैं। अचानक सामने प्रवेश वर्मा दिखते हैं। प्रवेश को देखकर रेखा गले मिलती है, लेकिन कैमरे में दोनों की आंखें मिलती हुई नहीं दिखती। मंच पर शपथ के बाद भी सीएम और प्रवेश की केमिस्ट्री सामान्य नहीं दिख रही थी। ये तस्वीरें महज संयोग है या फिर वाकई में मन में कुछ चल रहा है। पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि प्रवेश वर्मा के समर्थक उन्हें सीएम की रेस में मानकर चल रहे थे। सुबह प्रवेश वर्मा की पत्नी से अंकित गुप्ता ने सवाल किया तो जवाब में उन्होंने पार्टी के सम्मान को सिराखों पर बैठा लिया। लग रहा है कि मन में कहीं टीसीस तो नहीं है कि और बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी ने विश्वास दिलाया हमें और इतनी अच्छी पोस्ट दे रहे हैं, वो बहुत है। कार्यकर्ता के लिए जो पार्टी दे वो सराखों। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रवेश वर्मा जब घर पहुंचे तो समर्थकों ने स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजे, पटाखे फोड़े गए। परिवार ने फूलों से स्वागत किया, आरती की गई, तिलक लगाया गया। लेकिन प्रवेश वर्मा ने यहाँ पत्रकारों के किसी सवाल का कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। प्रवेश ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन परिवार वालों से जब पूछा जा रहा है तो मुस्कुराकर हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम पार्टी के निर्णय से बहुत खुश हैं। पार्टी ने सोच समझ के निर्णय बनाया और बहुत अच्छा निर्णय है। बीजेपी का फैसला हो चुका है। सत्ता की किताब पर नेतृत्व की कलम से किस्मत लिखी जा चुकी है। जिसके हिस्से जो आया वो सबके सामने है। लेकिन जिन दर्जन भर दावेदारों को पछाड़ कर रेखा गुप्ता सीएम बनी है, उनके मन में टीस तो होगी ही। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रवेश वर्मा को पूरी तरह से सहज होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे दिल्ली में सीएम के लिए कम से कम 20 नाम चल रहे थे, लेकिन सीएम तो एक ही को बनना था। रेखा गुप्ता के नाम वो लकीर खींच दी गई। वैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपके अधिकार में सिर्फ आपका कर्म है, उसका फल नहीं। निष्काम भाव से कर्म किए जाएं, फल के लिए कर्म ना करें। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म पर भरोसा करते हैं। क्या पता कल को प्रवेश वर्मा की रेखाएं प्रबल हो जाएं और फिर आगे के लिए उनकी राह किस रूप में आसान हो जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए रात के 9:30 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है जनहित स्पेशल का। दिल्ली को मिलाकर वैसे अब तक 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने देश में महिला सम्मान की एक नई रेखा खींचने की कोशिश की है। इस रेखा का जो दूसरा छोर है वो 2029 से भी जाकर जुड़ता है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि दिल्ली आज गर्व से कह सकती है कि महिलाओं का सीएम पद पर इतना सम्मान किसी राज्य ने नहीं दिया है जितना दिल्ली ने दिया। दिल्ली में महिला सम्मान की बात 8 फरवरी के विजय उत्सव में पीएम मोदी ने भी कही थी, लेकिन बहुत से लोग संकेतों को पढ़ नहीं पाए। एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। अब सीएम की शपथ के बाद बीजेपी का कैडर उत्साह में है। दावा कर रहा है कि महिलाओं को सच्चा सम्मान बीजेपी ही दे सकती है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक लेडी चीफ मिनिस्टर मिली है। उनका जो ये निर्णय महिला को बनाना, उसके ऊपर और सोने पे सुहागा कर दिया। अब आपको दिखाते हैं महिलाओं को सीएम वाला सम्मान देने में दिल्ली अव्वल कैसे है, क्योंकि ये दिल्ली ही है जहां चौथी बार कोई महिला सीएम बनी हो। सबसे पहले सुषमा स्वराज सीएम बनी, जो 52 दिन पद पर रही। उनके बाद शीला दीक्षित, जिनके नाम सबसे लंबे समय तक महिला सीएम रहने का रिकॉर्ड है। शीला पूरे 15 साल 25 दिन सीएम रही।
तीसरा नंबर आतिशी का है और दिल्ली की चौथी महिला सीएम रेखा गुप्ता है, जिनकी पारी शुरू हुई है। सीएम के पद को ही सम्मान का तराजू माने तो जाहिर तौर पर बीजेपी का पलड़ा अभी दूसरे दलों पर भारी है। अब देश में 2 ही महिला सीएम हैं, पहली पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और दूसरी दिल्ली में रेखा गुप्ता। लेकिन बीजेपी ने अपनी 2 राज्य सरकारों में डिप्टी सीएम के पद भी 2 महिलाओं को दे रखे हैं, राजस्थान में दिया कुमारी को और ओडिशा में प्रभाती परिदा को। लेकिन आजादी से अब तक की हिस्ट्री देखेंगे तो महिलाओं को राज्य की कमान सौंपने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है, बल्कि बीजेपी कांग्रेस बराबरी पर है। कांग्रेस ने यूपी में सुचेता कृपलानी को, ओडिशा में नंदिनी सतपथी को, असम में अनवरा तैमूर को, दिल्ली में शीला दीक्षित को और पंजाब में राजिंदर कौर भट्टल को मुख्यमंत्री बनाया था। तो बीजेपी से भी रेखा गुप्ता 5वीं सीएम है। इससे पहले दिल्ली में सुषमा स्वराज, राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में उमा भारती और गुजरात में आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये भी संयोग है कि शीला दीक्षित और वसुंधरा को छोड़कर बाकी 8 सीएम को पूरे 5 साल नहीं मिले। दोनों दलों की तुलना में अन्य दलों ने 8 महिला सीएम दी। जयललिता 14 साल से ज्यादा सीएम रही, ममता बनर्जी को 13 साल से ऊपर हो चुके हैं। राबड़ी देवी और मायावती 7 साल से ज्यादा सीएम रही। गोवा में शशिकला काकोडकर ने 5 साल पूरे किए। महबूबा मुफ्ती को 2 साल, जबकि आतिशी को 4.5 महीने ही मिले। वीएन जानकी तो सिर्फ 23 दिन ही सीएम रही। लेकिन महिला सीएम बनाने के अलावा भी कुछ बातें हैं जिन पर बीजेपी सबसे ज्यादा महिला सम्मान का दावा कर सकती है। 2014 से बीजेपी का ग्राफ उठाने में महिलाओं का बड़ा रोल रहा है। मोदी सरकार की महिला केंद्रित योजनाएं चुनाव में मारक साबित हुई, फिर चाहे उज्ज्वला योजना हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृत्व अवकाश हो या मातृ वंदना योजना और कैश ट्रांसफर, मुफ्त सिलेंडर, फ्री पढ़ाई, स्कूटी। लेकिन यहाँ मूल सवाल महिलाओं को नेतृत्व देने का है। आजाद भारत में 700 से ज्यादा पुरुष सीएम बन चुके हैं, जबकि इतने वर्षों में रेखा गुप्ता 18वीं महिला सीएम है। लेजिस्लेटिव बॉडी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय औसत 24% है, जबकि भारत की लोकसभा में 15% से कम और विधानसभाओं में औसत 5% से भी कम है। लेकिन यहाँ बीजेपी श्रेय ले सकती है कि 33% महिला आरक्षण उसी ने पास कराया है, जिसके लागू होने से 2029 में संसद में महिला सांसद 181 हो जाएंगी, जो अभी 73 हैं। महिलाओं को असल मौका विधानसभाओं में मिलेगा, जहां उनका औसत अभी 5% से भी कम है। अब ये सवाल है कि 2029 तक महिला नेतृत्व कैसे उभरेगा। तो बीजेपी भविष्य की महिला लीडरशिप बनाने पर पहले से काम शुरू कर चुकी है। पार्टी संगठन के हर राज्य में बूथ कमेटियां हैं, जिनके 13 सदस्यों में कम से कम 3 महिलाओं को सदस्य बनाना अनिवार्य है। सियासी गणित है कि 2029 में संसद और विधानसभाओं में इन्हीं में से कई रेखा गुप्ता निकलेंगी। रेखा गुप्ता अब जब माननीय मुख्यमंत्री बन चुकी हैं तो विपक्ष उनके पुराने विवादों को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो एमसीडी चुनाव में तोड़फोड़ करना हो या फिर जेएनयू पर उनकी टिप्पणी। रेखा गुप्ता से जुड़े विवादों के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। तारीख 22 फरवरी 2023। मौका दिल्ली में मेयर का चुनाव। अभी अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता उस वक्त एमसीडी चुनाव में मेयर पद के लिए बीजेपी की प्रत्याशी थी। चुनाव के दौरान सदन में विवाद हुआ तो रेखा ने अपना दबंग रूप दिखाया। पोडियम तोड़कर महापौर की कुर्सी तक पहुंची रेखा किसी की नहीं सुन रही थी। महापौर की कुर्सी के पास रखा माइक भी रेखा के गुस्से का शिकार हुआ था। उस वक्त तो रेखा को भी नहीं पता होगा कि 2 साल बाद वो मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठेंगी। अब जब रेखा सीएम बन गई तो उन्हें बधाई देने वालों के साथ साथ उनके पुराने विवादों को कुरेदने वाले भी एक्टिव हो गए। रेखा गुप्ता के पुराने वीडियोस ने विपक्ष को राजनीति का अच्छा मसाला दे दिया। महिला मुख्यमंत्री बनी है, पहले से भी लोग उनको जानते हैं, एमसीडी में भी लोगों ने उनको देखा है, जगह जगह पर लोगों ने देखा है। अब हमको लगता है कि मुख्यमंत्री का पद एक बड़ा जिम्मेदार पद है।
रेखा के राजनीतिक सफर के शुरुआती दिनों में कांग्रेस की नेता अलका लांबा उनकी साथी रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति के दिनों को याद करते हुए अलका ने भी रेखा को संयमित रहने की हिदायत दी। लेकिन उनका जो वीडियो मैंने देखा, पार्षद रहते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, माइक, पोडियम सब तोड़ा, वो आज वायरल वीडियो है। सो मैंने उनको नसीहत दी है कि अब ये जो चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, चैलेंज अंदर और बाहर दोनों रहेगा। रेखा गुप्ता का एक और विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो जेएनयू को हमेशा के लिए बंद करने की वकालत कर रही हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। रेखा गुप्ता के विवादों के गड़े मुर्दे अब सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। हालांकि अब तक विवादों पर मैडम मुख्यमंत्री की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन विरोधियों को हमले का अच्छा मसाला मिल गया है। रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी से मेयर का चुनाव हार गईं और उसके बाद तोड़फोड़ उन्होंने शुरू कर दिया, जैसा कि वायरल वीडियो में आपने देखा। जरा सोचिए, अगर वो मेयर बन चुकी होती तो आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे पहुंचती। समय ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। फिलहाल दिल्ली का सियासी खेला खत्म हो गया है, अब नजर बिहार पर है। पीएम ने आज एनडीए की बैठक में संदेश दिया है कि चुनाव गठबंधन में मिलकर एक साथ लड़ना है। शपथ ग्रहण के मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो एक एक करके साथी दलों के नेताओं से मुलाकात की, हाल चाल लिया। शपथ के बहाने शक्ति प्रदर्शन का मौका बीजेपी कभी छोड़ती नहीं है। दिल्ली में भी एनडीए के तमाम दिग्गजों को मंच पर लाकर शक्ति प्रदर्शन किया। मोदी मंच पर एकनाथ शिंदे से मिले। पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू का भी हालचाल लिया। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ तो इंपीरियल होटल में एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। अंदर से जो खबर बाहर आई उसके मुताबिक पीएम ने कहा कि एनडीए की केंद्र और राज्य सरकारें लोगों के कल्याण और देश की प्रगति के लिए मजबूती से काम करेगी। बिहार, बंगाल सहित आने वाले राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया? ठीक है, आज के दिन में सबको एकता का संकेत किया कि एक रह के हम लोग काम कर सकते हैं। अब तक एक होके जीते हैं, आगे भी राज्य होंगे वो भी जीतेंगे हम लोग। और अब आज का जनहित मंत्र, निराशा संभव काम को भी असंभव बना देती है, इसीलिए धैर्य, संयम और उत्साह का मेल देर सबेर जरूर फल देता है। धैर्य और परिश्रम से वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो ताकत और जल्दबाजी से कतई नहीं मिल सकता। कहते भी हैं कि सोना जितना आग में तपता है उतना ही चमकता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।